ठीक है स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अब क्लास हम स्टार्ट करेंगे आज से फर्स्ट डे बायोलॉजी की क्लास। बेटा सुनो पहले, सबसे पहले लिखना नहीं। सबसे पहले बेटा हमें बात ये करनी है कि बायोलॉजी की अगर हमें क्लास पढ़नी है तो सबसे पहले ये देखना है कि बायोलॉजी है क्या, पहली चीज। दूसरी बात, बायोलॉजी में कौन कौन से हमारे चैप्टर आएंगे, बायोलॉजी में हमें पहला चैप्टर कौन सा है, सेकंड चैप्टर कौन सा है, बायोलॉजी कैसे हमें पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उस पर मैं 2 मिनट बात कर लेता हूं। सबसे पहले बायोलॉजी को हमें 2 भागों में बांटना, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में पूरी की पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी आ जाएगी। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें लीवर हो, किडनी हो, या अग्नाशय हो यानी कि हार्ट हो, या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, स्टोमच हो, कोई भी पार्ट हो बॉडी का, जितने भी है, या आपका बोन्स हो, हड्डियां, सब ह्यूमन बॉडी में आएगा। इसके अलावा उनकी डिसीज आएंगी, बीमारियां। एक और बात, इन सबका मेन चैप्टर माना जाता है सेल। सेल माने कोशिका। सेल से सभी के सभी टॉपिक क्या होते हैं भाई, लिंक होते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, जब माँ के पेट में होता है, तो उसके बाद वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा, 2.5-3 किलो 4 किलो वजन होता है। उस वजन के बाद उसकी बॉडी पूरा क्या है, धीरे धीरे ग्रोथिंग करती है, बढ़ती है। तो वो बढ़ क्यों रही है, उसकी हाइट कैसे बढ़ी, फैट कैसे बढ़ा, हड्डी कैसे बढ़ी, इन सभी टॉपिकों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम, सेल। फटाफट डाल दो भाई हेडिंग सेल और समझिए। आइए बेटा, अगर हम सेल की बात करें तो इसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। कोशिका, सेल। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सेल होती क्या है, कोशिका हम कहते किसे हैं। देखो भाई, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स मैं एक मकान ले सकता हूं। मकान आप अच्छे से जानते हैं कि एक मकान जो होता है, आप कितना भी बड़ा 5 स्टार होटल बना लेना, कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लेना, उसमें 50 कमरे, वीआईपी संगमरमर, अच्छा खासा प्लम्बरी का काम, सुप्रीमो के पाइप, बढ़िया जबरदस्त नंबर 1, जवाब नहीं फिटिंग, वीआईपी कंसील लाइट। लेकिन उस मकान को आप जब बनाओगे तो मकान में सबसे पहले लगेगी ईंट। उसकी सबसे स्मॉल यूनिट जो होगी मकान की, वो ईंट होगी। मकान की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो ईंट होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी भी शरीर की, किसी भी बॉडी की, तो शरीर की सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो किसे कहते हैं हम, कोशिका को, सेल को कहते हैं। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, एक और मैं बता दूं बेटा, अगर बात करें हम सेल की, कोशिका की, अगर बात हम कोशिका की करें तो कोशिका की खोज जो सबसे पहले की थी, कोशिका की खोज जो सबसे पहले की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक, राइट, रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन यहां इतने से आपका काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन अब ऐसे भी आने लग गया कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो सेल कैसी थी, लिविंग थी या नॉन लिविंग थी, डेड सेल थी या एक्टिव सेल थी, डेड सेल थी या एक्टिव सेल थी, तो डेड सेल थी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इन्होंने कोशिका की खोज की कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, रॉबर्ट हुक ने एक बोतल लिया। रॉबर्ट हुक ने क्या लिया, एक बोतल। और एक बोतल लेके रॉबर्ट हुक ने, वो बोतल पूरी कांच की थी, कांच की बोतल, और बोतल में लिक्विड कोई भरा हुआ था, जल कह सकते हैं। ये 1665 की बात है। और ये ऊपर वाला जो ढक्कन है, ये जो ऊपर वाला ढक्कन है बोतल का, ये लकड़ी का बना हुआ था, कार्क लकड़ी का बना हुआ था। और रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड, सेल्फ मेड का मतलब स्वयं निर्मित, स्वयं तैयार किया गया, सेल्फ मेड, स्वयं तैयार किया गया माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जो खुद ने तैयार किया, उसकी मदद से इसके ढक्कन को देखा। क्या देखा, ढक्कन को। किसके ढक्कन को, जो लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ था। अपने द्वारा जो, खुद के द्वारा जो टेलीस्कोप बनाया गया, माइक्रोस्कोप जो बनाया गया, उसकी मदद से इस ढक्कन को देखा। और इस ढक्कन में छोटे छोटे
बहुत छोटे छोटे स्लाइड नजर आने लगे, लेयर नजर आने लगी, लेयर परत नजर आने लगी, और इन्हीं लेयर्स को इन्होंने कह दिया कोशिका। क्या कह दिया? कोशिका। तो पहली चीज तो यह कि जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, उसके लिए जिस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया वो भी इन्होंने खुद बनाया था, खुद तैयार किया गया था। दूसरी बात, ये जो कोशिका खोजी गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा, याद रखना ये कैसी कोशिका है? डेड सेल, मृत कोशिका। कैसी है? मृत कोशिका। जबकि एक्टिव सेल की खोज ल्यूवन हक ने की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज किसकी? जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवन हक। ल्यूवन हक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव सेल की खोज किसने की और डेड सेल की खोज किसने की। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसे बना फटाफट। ल्यूवन हक के बारे में भी और डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ बचा हुआ है। फटाफट 1 मिनट में तैयार कर दो इसे। ये डेड सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया जो लकड़ी में था, और एक्टिव सेल ल्यूवन हक के द्वारा खोजा गया। ल्यूवन हक ने किसमें खोजा, कैसे खोजा, उनकी डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले रॉबर्ट हुक को कंप्लीट कर दें। बनाइए फटाफट। हो गया नोट? बढ़े आगे। चलिए भाई, हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप ध्यान से। देखें भाई बोर्ड पर, जब हम सेल पढ़ेंगे तो सेल में सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है द टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। और कोशिका के प्रकार होते हैं दो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और कोशिका के जो दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो दोनों प्रकार अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, एक केंद्रक होता है। कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि कौन सी सेल प्रोकैरियोटिक है और कौन सी सेल यूकैरियोटिक है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ऐसे जीव जिनकी सेल में न्यूक्लियस डेवलप्ड है, विकसित है केंद्रक, उन्हें बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। और ऐसे जीव जिनकी सेल में न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, अब अल्प विकसित है या अविकसित है या है ही नहीं, उन्हें बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राइमरी स्टेज।
प्राइमरी स्टेज का मतलब अभी अभी सेल उसका विकसित हुआ है। मेन चीज होता है इन दोनों में कोशिका में कौन सा केंद्रक, न्यूक्लियस। देखिए ये दो डायग्राम आपके सामने हैं। इस वाले डायग्राम में जो न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं जिससे कि ऊपर का मैटर दिखे तुम्हें। ये देखिए एनिमल और प्लांट दोनों सेल का ही डायग्राम है। मेन चीज सेल में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही होता है डीएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए किसी भी जीव की जेनेटिक यूनिट है, आनुवांशिक इकाई। डीएनए भी अलग अलग होता है। एक ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन है और एक ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। डीएनए भी दो प्रकार का होता है। डीएनए हमारे सेल का, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जेनेटिक यूनिट है। अगर हम और आप यहाँ बैठे हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल डीएनए का है। नहीं तो क्या होता है, डीएनए अगर किसी का डिसबैलेंस हो जाए तो आदमी बंदर को जन्म दे रहा है, बंदर आदमी को जन्म दे रहा है। आप कभी कभी देखते होंगे ऐसे ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं जिनकी आंखें खराब हैं, किसी के पैर खराब हैं। आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि किसी के हाथ में 5 की जगह 6 उंगली है, जैसे एक अंगूठे में लिंक आ गई। ये क्यों होता है? ये सब होता है डीएनए डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन, और जीन में होता है जेनेटिक कोड, जिसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दिया था। उसमें जीन में होते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, और गुणसूत्र डिसाइड करते हैं आदमी के बॉडी को। मेल फीमेल ही सब कुछ नहीं है, मेल फीमेल में भी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो डीएनए सबसे बड़ी जेनेटिक यूनिट है, और ये होता है किसमें? न्यूक्लियस में, केंद्रक में। इसके अलावा एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देख पा रहे हो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका आकार चप्पल जैसा होता है, जो चप्पल पहनते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी साइंटिस्ट अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का सेल का द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। आपको मालूम है क्यों? आप क्या समझते हो कि बॉडी आपकी हर समय लगातार मजबूत रहेगी? ये आपकी भूल है। आप जो भी खाना खाते हैं माउथ कैविटी में जाता है, ओरल कैविटी में। माउथ में जाने के बाद आपके जो जबड़े हैं, जो दांत हैं, वो दांत आपको इसलिए दिए गए हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा आप चबाओ। चबाने के बाद उसको लिक्विड बनाओ। उसके बाद हमारी यहां होती है ग्रसनी, और यहां से एक जाती है ग्रास नली। यहां से ग्रास नली जाती है, और ग्रास नली जाने के बाद सीधी इस तरीके से यहां, ये हमारा है स्टोमच आमाशय, पेट में खाना जाता है। खाने से लेके पेट तक खाना पहुंचाने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और पेट में जाने के बाद, स्टोमच में जाने के बाद 4 घंटे रुकता है खाना। और 4 घंटे रुकने के बाद उसका ज्यादातर डाइजेस्ट, पाचन उसी स्टोमच में होता है। स्टोमच की जो दीवारें होती हैं, आसपास की जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों से एक जूस निकलता है जिसे हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस और हिंदी में जठर रस के नाम से जानते हैं। ये जठर रस जो होता है, उसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। उस HCl का pH वैल्यू होता है एसिड 0.9 से 1.5। आप जानते होंगे क्षारीय बेस और एसिड दो होते हैं, तो उसका जो होता है वैल्यू 0.9 से लेके 1.5 होता है, यानी कि एसिड है HCl। उस HCl का काम होता है खाने को ज्यादा से ज्यादा गलाना, तोड़ना, बिल्कुल लिक्विड कर देना। उसके बाद खाना बढ़ता है आगे, लास्ट में उस खाने का बनता है ग्लूकोज। लास्ट में उस खाने का बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज इसलिए बनता है, उसका भी रीजन है। बहुत सारे शुगर हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, गिलक्टोज, बहुत सारे शुगर हैं। लेकिन ग्लूकोज ही क्यों बनता है? उसका मेजर रीजन यह है क्योंकि ब्लड में पाए जाने वाला शुगर ओनली ग्लूकोज है। हमारे ब्लड में कौन सा शुगर पाया जाता है? ग्लूकोज, और कोई शुगर नहीं है। वो ग्लूकोज बनने के बाद, जितना आपने खाना खाया है, वो खाने का ग्लूकोज बनने के बाद वो जाता है ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद वो मिलता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद फिर जाता है वो बॉडी के सभी अंगों तक,
और अंगों तक जाने के बाद अभी एनर्जी नहीं मिली, उसकी बनती है फिर एनर्जी, और एनर्जी जो बनती है उसकी पहले एनर्जी बनती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी। कौन सी? एटीपी। फिर एटीपी से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर ये कन्वर्ट होगी एडिनो डाइफॉस्फेट एडीपी, तब जाके हमें ऊर्जा मिलेगी। और इस सबको करने में बहुत बड़ा गेम सेल का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। आपने कभी एक चीज सोची है, क्या आप ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? अरे लेते हैं या नहीं? आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीजन तो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, CO2 बॉडी में कहां से आया? अरे सवाल है कि नहीं? ऑक्सीजन आपने लिया बाहर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आप अपनी बॉडी से जो निकाल रहे हो वो बॉडी में कहां से आया? तो वो CO2 बॉडी में कहां से आता है कि जो ग्लूकोज का दहन होता है, दहन का मतलब जो वो जलता है, तो जलने के बाद एनर्जी बनती है और बाकी का जला हुआ भाग CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और वही CO2 हमारा बॉडी निकलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, एनर्जी का निर्माण करना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमारे सेल में एक होता है राइबोसोम। क्या होता है भाई? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। ये दिख रहा होगा आपको, राइबोसोम। राइबोसोम एक नहीं है, राइबोसोम 3 होते हैं। ये आरएनए का फैक्टर है राइबोसोम, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की मैं बात करूं तो ये 3 होते हैं। नंबर 1 आरआरएनए, नंबर 1 आरएनए, और फिर नंबर 2 mRNA, नंबर 3 tRNA। 3 होते हैं ये, आरएनए एक नहीं है, 3 है। आर का मतलब होता है राइबोसोम, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। अब राइबोसोम आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। जो प्रोटीन्स होती हैं बॉडी में, वो प्रोटीन्स कहां बनती हैं? आरआरएनए में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे? राइबोसोम आरएनए। या राइबोसोम खाली विकल्प हो तो वो भी सही है, आरएनए हो तो वो भी सही है। और mRNA का काम होता है मैसेज पहुंचाना पूरे बॉडी में। tRNA का काम होता है चीजों को इधर से इधर ट्रांसफर करना। राइबोसोम के अलावा एक इसके अंदर आपको बता दूं, लाइसोसोम भी पाया जाता है। लाइसोसोम सेल में, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम हमारे बॉडी में सबसे मेजर वर्क करता है। कैसे? खाना जरूरी नहीं है, हम उल्टा काम करते हैं। खाओ, जितना मिले खाओ, बाहर मिल जाए, खूब पेट भर रहा है, और कभी अभी पता चल जाए कि शाही पनीर और तंदूरी रोटी का भंडारा चल रहा है, 4 खा जाएगा ऊपर से। और संग में उसके पीछे की साइड जाओगे गली में तो 2-2 गुलाब जामुन, 1-1 रसमलाई भी है, उन्हें भी खा जाएगा। लेकिन कभी ये सोचा है इस खाने को खाने के बाद पचाना भी है, डाइजेस्ट भी करना है, और उसके लिए सबसे बड़ा गेम होता है लाइसोसोम का। क्योंकि लाइसोसोम में बनते हैं एंजाइम्स। जो एंजाइम्स बनाने की फैक्ट्री है वो लाइसोसोम है। अब ये समझ लो, और बॉडी में खाने को पचाने वाला कोई फैक्टर है, एलिमेंट, तो एंजाइम है। एंजाइम, एंजाइम हमारे बॉडी में लाइसोसोम के अंदर बनते हैं। और आपको मालूम हो तो सेल में एक टॉपिक है द सुसाइड बैग, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी के सभी एसिड होते हैं। वो सभी एंजाइम क्या होते हैं? एसिड, एसिड। और लाइसोसोम के अंदर जब एंजाइम्स बनते हैं और किसी कारणवश वो लाइसोसोम से बाहर आ जाएं, तो बाहर की चीजों को वो नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझो, बैटरी में तेजाब होता है, एसिड। वो तेजाब जब तक बैटरी में तभी तक अच्छा काम करेगा, लेकिन वही तेजाब की 4 बूंद आपके पेंट पे पड़ जाए, आपकी पेंट खराब हो जाएगी, गल जाएगी। तो क्या पेंट खराब की कि नहीं की? फाड़ दी पेंट, बेकार कर दी। ऐसे ही जो लाइसोसोम में जो एंजाइम्स बनते हैं वो अगर बाहर निकल आए तो बाहर की चीजों को मार देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। कैसे? किससे कुछ चीज निकल जाए तो बाहर मार देती है, इसलिए सुसाइड बैग। बॉडी में, कोशिका में एंजाइम्स एक ऐसे एलिमेंट हैं जो निश्चित फिक्स टेम्परेचर पर काम करते हैं, फिक्स टेम्परेचर पर।
बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स है 37 डिग्री, राइट, या 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट, राइट। अगर टेम्परेचर से कम हुआ तो अभी एंजाइम काम नहीं करेंगे, इससे अधिक गया तो अभी काम नहीं करेंगे। और इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, फीवर, बुखार। आपने कभी देखा हो बुखार हमें आ जाए तो डॉक्टर जो है वो हमसे क्या एडवाइस देगा, 2 फुल्की बहुत लाइट वेट बगैर घी लगाए दाल लिक्विड टाइप की उससे खानी है, हैवी खाना नहीं खाना। क्यों? उसे तो ये कहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सब्जी, ज्यादा से ज्यादा घी, कमजोरी आ गई है तुम में इसलिए खाओ। क्यों मना करता है वो? क्योंकि आपके बॉडी में टेम्परेचर जो है या तो अप होगा या डाउन होगा। अप या डाउन में से कोई एक। फीवर क्या है? फीवर कोई डिसीज नहीं है। मूर्ख कहते हैं बुखार एक बीमारी है। बुखार का सीधा प्रिंसिपल होता है कि बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ हो जाए। और टैबलेट जो आप खाते हो वो कोई टैबलेट बुखार को सही करने की नहीं है, वो टेम्परेचर को फिक्स करने की टैबलेट होती है। याद रखना, आज तक वर्ल्ड में 2 चीजों की दवा नहीं है, एक तो दर्द की, एक बुखार की। ये मेडिकल साइंस में कोटपाल त्यागी MBBS डॉक्टर की किताब में लिखा हुआ है। हड्डी वड्डी में दर्द हो उसकी आप खा लेते हो दवाई, उसकी दर्द खत्म हो जाता है। आज तक कोई दवाई नहीं बनी दर्द को खत्म करने की, बस वो इतना होता है कि उस टैबलेट को खाने के बाद आपको जिस जगह दर्द है वो पूरी बॉडी में एक तरीके से फ्री मूवमेंट कर देती है, आपको फील नहीं होता। फिर क्या आप चल पाते हैं और चलने में ही आपकी नस या हड्डी जो भी है वो बैलेंस हो जाती है और आपको लगता है मैं ठीक हो गया, जबकि दर्द अभी भी है। वो बस क्या है, उसने फ्री मूवमेंट कर दिया, आपको थोड़ा नशा सा कर दिया, आपको महसूस नहीं हो रहा, जो जैसे आप हिंदी में कहते हो बेहोशी। तो मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। टॉपिक यह है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो फिक्स टेम्परेचर पर काम करते हैं। बुखार में टेम्परेचर डाउन हुआ या बढ़ा और आपके एंजाइम ने काम करना क्या कर दिया, बंद। और फिर वही क्या होगा, आपके एंजाइम काम नहीं करेंगे तो खाना पचेगा नहीं। तो डॉक्टर क्या कहता है, बुखार में आपके एंजाइम काम नहीं कर रहे हैं इसलिए खाना मत खाओ। अब दही को लो, दूध को लो, दूध को गर्म करो तो खराब नहीं होगा, दूध को ठंडा कर दो तो खराब नहीं होगा। देख रहे हो, या तो रख दो फ्रिज में तो भी खराब नहीं, या गैस पे खोलाते रहो तो भी खराब नहीं, सिंपल रख दिया तो खराब। मतलब छेड़छाड़ जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि दूध को गर्म करते रहो तो भी खराब नहीं हो रहा, ठंडे रख दो तो भी खराब नहीं हो रहा? इसका कोई आंसर दे सकता मुझे? क्यों? इसका साइंटिफिक लॉजिक बताओ मुझे। ये एंजाइम वाली थ्योरी तो मेरी है, एक लॉजिक बताओ क्यों। वेरी गुड। कौन सा बैक्टीरिया क्या हो जाता है उसमें? अच्छा, तो दूध को कितना ठंडा करें, ठंडे में भी लिमिट, और कितना गर्म करें कि वो मूवमेंट कम हो जाए, उसी को मैं बात करता हूं। आइए, जितने भी लिक्विड हैं उनको ठंडा आप कर रहे हैं तो कम से कम 4 डिग्री तक ले आइए डाउन, और गर्म आप कर रहे हैं तो 100 तक ले जाइए। इसके बीच में आप किसी भी लिमिट में रख देंगे दूध खराब हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जिसका बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव हो जाएगा और वो दूध का दही बना देगा। ऐसे ही बॉडी में एंजाइम होते हैं। एंजाइम हमारे फिक्स टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर हमारा 37 डिग्री है तो इस पे तो काम करेंगे, लेकिन ये अगर हो गया 30 और ये बढ़कर हो गया 40, 45, 42 जो भी, तो ये काम नहीं करेंगे। और ये एंजाइम सब कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे सुनिए। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, मैं बोलता हूं अपनी तरफ से। द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, स्पेलिंग लिख दूं, CYTOLOGY,
देखो या बायोलॉजी में हिंदी का कोई मतलब नहीं चलेगा। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, द स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी में किया जाता है, में किया जाता है। आइए भाई रुक जाइए और सुनिए आगे। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े फिजिक्स में, न्यूटन के लॉ। जब न्यूटन के लॉ हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो बुक है एक द प्रिंसिपिया, मालूम है? अरे यार एसएससी में कई बार क्वेश्चन आया कि न्यूटन के लॉ किस पुस्तक में अच्छे से दिए गए हैं। द प्रिंसिपिया, उस बुक का राइटर भी न्यूटन था, लेकिन बाद में कॉपी होगी किसी और ने लिख दी वो। मतलब जैसे कि न्यूटन ने लॉ दिए तो कहीं तो लिखा होगा उन्हें, तो वो बुक का क्या नाम था? द प्रिंसिपिया। अब मेरा कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि कोशिका की खोज जब रॉबर्ट हुक ने की, तो मुझे ये बताइए रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में की। तो 1665 में ना तो कोई मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना वीडियो कॉलिंग थी, तो फिर कैसे पता चला होगा कि रॉबर्ट हुक ने की? इसने कहीं लिखा होगा, किसी पुस्तक में लिखा होगा। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, MICOGRAPHYA, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया यह पुस्तक है। यह पुस्तक कौन सी है? यह पुस्तक वो स्टूडेंट जिसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में पूरी थ्योरी को बताया है, और ये एसएससी में कई बार आई है। कौन सी पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किस पे आधारित है? सेल। और इसका राइटर कौन था? रॉबर्ट हुक। और इसमें पूरी तरीके से सेल थ्योरी को बताया गया है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? मैं आगे बढ़ जाऊं? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? चलिए 2 लाइन और लिखिए, मैं बोलता हूं फटाफट। किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई, स्मॉल यूनिट, सबसे छोटी इकाई कोशिका मानी जाती है। कोशिका मानी जाती है। सेल को, नेक्स्ट लाइन, सेल को शरीर की फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाई, शरीर की फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाई भी माना जाता है। मूलभूत इकाई भी माना जाता है। मानव के शरीर में 10⁻14, मानव के शरीर में 10⁻14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाँ ये लिखना है, 10⁻14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट, सबसे बड़ी कोशिका कहां है? कौन सी है? लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बताइए? और सबसे छोटी कोशिका किसकी है? पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप मुझे बताइए फटाफट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन कौन की है, किस किस की है? ये तो मानव की बॉडी की बात कर दी आपने, मैं बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड में किसी भी एनिमल।
माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग, के अंडे की, लिख दीजिए। और सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की, जीवाणु। इन दोनों पॉइंटों को नोट कर दें। सबसे बड़ी सेल किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। हम मानव बॉडी की बात अभी नहीं करेंगे, उसके लिए हम लास्ट में लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल ओवरव्यू, एक फंडामेंटल चीजों की। सबसे बड़ी सेल किसकी है भाई? शुतुरमुर्ग अंडे की। और सबसे छोटी सेल किसकी है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की, जीवाणु की। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की या जीवाणु की। आगे बढ़े क्या? बढ़े आगे। चलिए भाई, हटा दूं? चलिए अब डालेंगे हम नंबर 1, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका या सेल। और नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल। फटाफट हेडिंग डालते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। फटाफट लिखें भाई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये सेल के टाइप हैं। कोशिका 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ज्यादा बहुत बड़ा झमेला नहीं बनाएंगे हम। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स जो भी मेन पॉइंट है उनको कवर करेंगे। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं देखनी, प्रैक्टिकली ज्यादा सीखना है। ये दोनों लिख दिए आपने पॉइंट, क्लियर? फटाफट में एक लाइन बोलता हूं, उसे लिखिए। एक लाइन में बोलता हूं, उसे लिखिए फटाफट। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, जीव विज्ञान के अनुसार, जीव विज्ञान के अनुसार वे सभी सेल, वे सभी सेल प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। वे सभी सेल प्रोकैरियोटिक सेल होंगी जिनके अंदर, जिनके अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसके अंदर या जिनके अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप्ड, क्या लिखेंगे? अविकसित, अनडेवलप्ड या अविकसित, जिनके अंदर केंद्रक अविकसित होता है, केंद्रक अविकसित होता है, होता है, जैसे कि, जैसे कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया, सभी प्रकार के जीवाणु, जैसे कि सभी प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया। मैं आगे बताऊंगा, अगली लाइन से लिखें। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दूसरा, यूकैरियोटिक उन कोशिकाओं को कहा जाता है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है जिनके अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक, जिनके अंदर केंद्रक पूरी तरह से डेवलप, जिनके अंदर केंद्रक पूरी तरह से डेवलप यानी कि विकसित
होता है, विकसित होता है, जैसे कि सभी प्रकार के एनिमल्स, सभी प्रकार के एनिमल्स, सभी प्रकार के जानवर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? आगे लिखेंगे फटाफट। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारा बॉडी कैसा है? मल्टी सेलुलर हम जीव हैं, बहुत कोशिकाएं हैं, बहुकोशिकीय शरीर है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो वन सेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय। आपने सुना है या नहीं? वन सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, और दूसरा बहुकोशिकीय। हमारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वन सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, इन जीवों में क्या डिफरेंस होता है मुझे बता पाए? कोई बता पाए मुझे कुछ एग्जांपल्स देकर? खड़े हो जाए कौन है? जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सब ये वन सेलुलर जीव हैं, राइट? ये कहना चाह रहे हैं? खड़ी हो जाइए। वन सेलुलर जीव की डेफिनेशन क्या है? उसका बॉडी फंक्शन कैसे करता है? कैसे? हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी एक साथ में बहुत सारे काम कर लेती है, लेकिन वन सेलुलर जीव एक बार में एक काम ही कर पाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, राइट, बिल्कुल सही। लिखिए फटाफट 2 पॉइंट, इन्होंने सही बताया, लिखेंगे। मल्टी सेलुलर जीव, बहुकोशिकीय जीव, फटाफट लिखेंगे। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो एक बार में कई क्रियाएं कर सकते हैं, एक बार में कई क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे कि एक बार में कई क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कि खाने का पाचन करना, खाने का पाचन करना, खाने का पाचन करना, कॉमा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को रन करना, रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को रन करना, कॉमा नर्व सिस्टम का काम करना। हो सकता है ना? नर्व सिस्टम, नर्वस जिसे बोलते तंत्र का तंत्र हिंदी में, नर्व सिस्टम का काम करना, हिंदी में तंत्र का तंत्र। जबकि वन सेलुलर जीव, जबकि एक कोशिकीय जीव के अंदर, एक कोशिकीय जीव के अंदर सभी कार्य एक साथ प्री प्लांट नहीं होते। कह सकते हैं? अरे कह सकते हैं या नहीं? एक साथ प्री प्लांट नहीं हो सकते, मतलब कोई क्लियर नहीं है, हो भी सकते या नहीं भी हो सकते। जबकि मानव का बॉडी या अदर एनिमल्स एक साथ कई रिएक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। हमारे अंदर आइज की सेल अलग, हैंड की सेल अलग, लीवर की सेल अलग, किडनी की सेल अलग, ब्रेन की सेल अलग, सब कुछ अलग है।
ये भी सेल का है। ये जब चोट लग जाती है, जब धब्बा बन जाता है, तो वो डेड सेल होती है, और कुछ समय बाद जब वो सेल नई बन के आती हैं तो पूरा धब्बा गायब हो जाता है। हमारे बॉडी में भी दो प्रकार की सेल है। ये जो बाल जितने बने हुए हैं ये सब क्या है, नाखून और बाल, डेड सेल हैं, राइट। ये एक्टिव सेल नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्टिव होती तो आप बाल कटिंग करवा ही नहीं पाते, क्योंकि इनमें फिर क्या होता, इनमें जान होती, इनमें लाइफ होती। लेकिन ये कैसे हैं, सब डेड सेल हैं। बात समझ आ रहा है। दूसरी बात, सेल क्यों है मेन, मैं बहुत कुछ बात करूंगा उस पर, क्योंकि सेल के बाद बनेंगे टिश्यू, और टिश्यू के बाद बनेंगे अंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लीवर, किडनी, लंग्स, कोई भी चीज। और इसके अलावा उसके बाद बनेगा सिस्टम, सिस्टम के बाद बनेगा बॉडी। तो सबसे मेजर जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, सेल। कल वाली क्लास में हम पूरा सेल के जितने भी पार्ट हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन हो, इसके अलावा सेल प्लाज्मा हो, इसके अलावा न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, या गोल्जी काय हो, सेंट्रोसोम्स हो, इन सब के बारे में अच्छे से क्लियर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमने क्लास को स्टार्ट किया, माहौल बनाया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पहली बार, उनको ज्यादा समस्या नहीं होंगी, बिल्कुल आसानी से समझाते चल रहे हैं। कल और अच्छे से बिल्कुल तरीके से सिंपल तरीका लाके तुम्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो कल और भारी संख्या में आए, कम ना हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है भाई, ओके।